बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि गति क्या होती है और गति कितने प्रकार की होती है। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी एवं विस्थापन को समझने के लिए बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल? तो देखिए इधर सबसे पहले अच्छा एक बात समझ लीजिए डायरेक्शन को कि बेटा ये वाली डायरेक्शन ये तो होता है ईस्ट, ये होता है बेटा वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या होता है नीचे साउथ। क्लियर? ध्यान रखना। ये क्या होता है? पूर्व, ये क्या होता है? पश्चिम, ये क्या होता है बेटा? उत्तर, और ये क्या होता है नीचे? दक्षिण। बड़े काम की चीज है, आप लोगों के बार बार में काम में आएगी। तो ध्यान रखना, इधर की तरफ होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। यदि कोई पूछ ले कि 45 डिग्री के एंगल पर, यानी पूर्व से 45 डिग्री के एंगल पर ये क्या होता है, तो बेटा ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट और नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट नॉर्थ, 45 डिग्री के एंगल पर, किससे? पूर्व से। इसी प्रकार यदि बात करूं मैं इधर, तो वेस्ट से ये 45 डिग्री के एंगल पर कौन होता है बेटा? उत्तर और पश्चिम। ठीक है? ऐसे ही नीचे ये 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है? पश्चिम और दक्षिण। और इधर भी ये 45 डिग्री के एंगल पर ये क्या होता है? पूर्व और दक्षिण। ठीक है? ये पूर्व दक्षिण दिशा है, ये उत्तर पूर्व है, ये क्या होता है? पश्चिम उत्तर दिशा होती है, और ये पश्चिम दक्षिण दिशा होती है। क्लियर? अब मैं एग्जांपल ले रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बिंदु ओ से चलना आरंभ करता है, ये बिंदु ओ है, और कोई व्यक्ति बिंदु ओ से चलना आरंभ करता है, वो 4 मीटर दूरी पर चलता है पूर्व की ओर। तो ये पूर्व की ओर वो 4 मीटर चलता है, तो पूर्व की ओर वो कितना चला? 4 मीटर, और बिंदु ए पर आ जाता है। तो पूर्व की ओर वो 4 मीटर चलता है और बिंदु ए पर आ जाता है। इसके बाद वो बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 मीटर दूरी तक चलता है। तो ये उत्तर की ओर कितनी दूरी तक? 3 मीटर की दूरी तक चला और बिंदु बी पर आ गया। क्लियर? अब आपसे बोल दिया कि इस स्थिति में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। तो सबसे पहले को दूरी की बात करते हैं। तो बेटा तो वो सबसे पहले वो बिंदु ओ से चला और बिंदु ए तक गया। तो मैं बात करूं दूरी की, तो दूरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले वो बिंदु ओ से चला और बिंदु ए तक गया, यानी ओ ए दूरी तय करी। इसके बाद वो बिंदु ए से चला और बिंदु बी तक गया, यानी कितनी दूरी तय करी उसने? ए बी। तो कुल मिला के आपके पास ओ ए तक जब वो चला तब कितनी दूरी तय करी उसने? 4 मीटर। और जब वो ए से बी तक चला तब उसने कितनी दूरी तय करी? 3 मीटर। यानी आपके पास कितना आ गया? 7 मीटर। तो वस्तु के द्वारा या उस आदमी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आएगी? 7 मीटर। यानी दूरी क्या हुई? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, यानी एक्चुअल में वो आदमी कितना चला, वास्तव में वो आदमी कितना चला, तो वो वास्तविक लंबाई या पथ की लंबाई क्या कहलाती है बेटा? दूरी। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है बेटा? दूरी, कि वास्तव में वो व्यक्ति कितना चला। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो यदि मैं इस स्थिति में विस्थापन की बात करूं तो देखो बेटा वो तो विस्थापन क्या होता है कि किसी कण के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ के किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ के अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई, अंतिम बिंदु एवं आरंभिक बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन। अब देखो इसका अंतिम बिंदु क्या था? बी,
और जबकि प्रारंभिक बिंदु क्या है इसका ओ, यानी बी माइनस ओ कर दूं, यानी मुझे क्या चाहिए एक तरह से ओ बी, यही है इसका। तो इस स्थिति में ये क्या है, विस्थापन मतलब ओ बी, अभी ओ बी लिख लीजिए। तो इसकी अंतिम स्थिति क्या है, बी है, और प्रारंभिक स्थिति क्या है ओ, तो मुझे क्या चाहिए ओ बी चाहिए। तो ओ बी कैसे निकालते हैं बेटा, ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब। तो ओ बी इक्वल टू यदि मैं निकालना चाहूंगा तो ओ बी इक्वल टू क्या जाता है अंडर रूट, और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मतलब हो गया 5 मीटर। तो आपके पास वस्तु का विस्थापन या उस व्यक्ति का विस्थापन कितना आ गया 5 मीटर, तो 5 मीटर ये आ गया आपके पास। तो ये क्या हो गया विस्थापन, यानी विस्थापन क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ के अंतिम बिंदु एवं आरंभिक बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। क्लियर। अच्छा, दूरी एवं विस्थापन को अच्छी तरह से और समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया दूसरे एग्जाम्पल में, एक ये सीधी सरल रेखा ली, एक ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, और मैंने ले लिया इस पर कोई बिंदु ओ, बिंदु ओ को मैंने क्या मान लिया मूल बिंदु, और मैंने ये पूरी को क्या मान लिया दूरी। इस दूरी को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये 40, फिर 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 और ये 360, और ये होगी x, यानी प्लस x, सॉरी इसको लिख देते हैं मीटर में, और इधर हो गया प्लस x, ठीक है। इधर ले लिया मैंने -40, -80, -120 और -160, ये -x दिशा। क्लियर। ये O, ये P, ये Q, और ये मैंने ले लिया R। अभी देखो, सबसे पहले मैंने क्या ली बेटा, एक सरल रेखा ली, एक सीधी सरल रेखा ली मैंने, ठीक है। तो मैंने एक सीधी सरल रेखा ले ली। अच्छा, मैंने इस पूरी सरल रेखा को किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से मैंने इसको निरूपित किया है, और मैंने दूरी को किस में लिया बेटा मीटर में। इस संपूर्ण दूरी को मैंने इक्वल पार्ट्स में, यानी एक पार्ट कितने का है 40 मीटर का है, तो इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। मैंने बिंदु क्या लिया ओ, ये क्या है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के दाईं ओर के जो भी निर्देशांक है, ध्यान रखना मूल बिंदु ओ के दाईं ओर के जितने भी निर्देशांक हैं उनको मैंने धनात्मक लिया है, और मूल बिंदु ओ के बाईं ओर के जितने भी निर्देशांक हैं उनको मैंने क्या लिया है ऋणात्मक। क्लियर बेटा। मूल बिंदु ओ के दाईं ओर के जितने भी निर्देशांक हैं उनको मैंने क्या माना है धनात्मक, और मूल बिंदु ओ के बाईं ओर के जितने भी निर्देशांक हैं उनको मैंने क्या माना ऋणात्मक। अब मैं क्या कहता हूं कि कोई एक कार है, वो कार है तो t बराबर 0 पर, कहां पर थी x बराबर 0, यानी वो मूल बिंदु पर है। कोई कार है जो कि t बराबर 0, यानी अभी वो चलना आरंभ नहीं किया कार ने। t बराबर 0 का मतलब यहाँ पर क्या है कि कार ने अभी चलना आरंभ नहीं किया। तो कोई कार है t बराबर 0 पर, x बराबर 0, यानी अपनी वो मूल बिंदु पर है, मूल स्थिति पर है। अब वो कार चलना आरंभ करती है, और सबसे पहले वो बिंदु P पर आती है, बिंदु P से बिंदु Q पर आती है, बिंदु Q से बिंदु O पर आती है, और बिंदु O से R पर आती है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर 3 स्थिति मान के चलता हूँ कि जब कार बिंदु O से बिंदु P पर जाती है। क्लियर। तो जब कार बिंदु O से P पर
जाती है। तो जब कार बिंदु ओ से बिंदु पी पर जाती है तो बेटा मैं कहूँगा इसके द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तो इसके द्वारा तय की गई पथ की लंबाई कितनी आएगी बेटा? प्लस 360। कितना आ गया? प्लस 360। क्लियर? तो ये क्या है? पथ की लंबाई। तो कितना आ रहा? प्लस 360। अब मैं कह रहा हूं जब कार बिंदु ओ से पी पर तथा पी से क्यू पर आती है। क्लियर? तो बेटा इस स्थिति में यानी मैं कुल दूरी की बात करूं तो कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या की? सबसे पहले ओ से पी पर गई, फिर पी से क्यू पर आई। ठीक है? ओ से पी पर गई, फिर पी से क्यू पर आई। तो इस स्थिति में तय की गई दूरी कितनी आएगी? तो जब ओ से पी पर गई तो 360 प्लस, अच्छा जब वो पी से क्यू पर आती है तो देखो 360 में से 240 गई, यानी 120 और चली। वो कितने चली? 120 मीटर। तो आपके पास कितना आ गया? 480 मीटर। ये भी प्लस का आया। क्लियर? और तीसरी स्थिति ये 1, ये 2, और तीसरी स्थिति क्या है? जब कार बिंदु ओ से पी पर, पी से क्यू पर और क्यू से ओ पर आती है। तो बेटा इस स्थिति में क्या होगा? ओ से पी पर जाती है, फिर पी से क्यू पर, फिर क्यू से ओ पर। तो देखो ओ से पी पर जाती है तब उसने कितनी दूरी तय करी है आपके पास? 360। फिर क्यू से पी से क्यू पर आती है तब कितने करी? 120। और जब वो क्यू से ओ पर आती है तब कितनी करी? 240। तो आपके पास कितना गया? 720 मीटर। क्लियर? तो अब तीनों स्थितियों में क्या देख रहे हो? तो तीनों स्थितियों में आप क्या देख रहे हो? सिर्फ हमें पथ की लंबाई आ रही है। तो पथ की लंबाई एक बार जब वो ओ से पी पर जाती है तब 360 आई, जब वो ओ से पी पर जाती है और पी से क्यू पर आती है तब 480 आई, और जब वो ओ से पी पर जाती है, पी से क्यू पर आती है और क्यू से ओ पर आती है तब कितने आई आपके पास? 720। तो आपके पास सिर्फ पथ की लंबाई का परिमाण आ रहा है। क्या आ रहा है? परिमाण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी होती है वो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई होती है, और प्लस ये क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। क्या है? अदिश राशि। इसमें हम लोगों को दिशा से कोई मतलब नहीं है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार कुल कितनी दूरी तय करी है, यानी कुल पथ की लंबाई क्या है कार के द्वारा। तो कुल पथ की लंबाई तीनों स्थितियों में क्या आ रही है? एक बार 360 आई, एक बार 480 आई, एक बार कितनी आई? 720। यानी ये क्या है? एक अदिश राशि है। तो दूरी को हम कह सकते हैं कि बेटा दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई होती है, और ये क्या होती है? अदिश राशि। जबकि मैं विस्थापन की बात करूं इन्हीं स्थितियों में, तो यदि मैं पहली स्थिति में विस्थापन की बात करूं, पहली स्थिति में विस्थापन की, तो ध्यान रखना जब कार ओ से पी पर जाती है, तो जब कार ओ से पी पर जाती है तो बेटा इसकी अंतिम स्थिति क्या है? बिंदु पी है। तो अंतिम स्थिति यानी मैं डेल्टा एक्स निकालूंगा इस स्थिति में, तो x2 माइनस x1 होता है। x2 क्या है? अंतिम स्थिति, और x1 क्या? प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति कितनी है? 360, और जबकि प्रारंभिक स्थिति क्या है? 0, वो मूल बिंदु पर थी प्रारंभ में। तो आपके पास कितना आ गया? प्लस 360। तो प्लस 360 आ रहा है, तो यानी डायरेक्शन के साथ में आ रहा है। तो ये तो जो 360 है ये तो परिमाण को बता रहा है, और प्लस का चिन्ह किसको बता रहा है? दिशा को। यानी जो कार है वो प्लस एक्स दिशा में गई है, और कितनी दूरी तय करी उसने? 360। तो ये क्या हो गया बेटा? विस्थापन। तो क्योंकि ये दिशा के साथ परिमाण भी दे रखा है, तो ये क्या है? सदिश राशि। तो विस्थापन क्या हो गया बेटा? एक सदिश राशि हो गई। चलो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? विस्थापन डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है। अब दूसरी कंडीशन में देखो, जब वो ओ से पी पर गई
फिर पी से क्यू पर आई, तो अंतिम स्थिति क्या है उसकी 240। तो अंतिम स्थिति कितनी है 240, क्लियर। और प्रारंभिक स्थिति कितनी है 360, तो आपके पास कितना है -120। अब देखो बेटा इधर -120 आ रहा है, तो माइनस क्या बता रहा है कि कार क्या आ रही है वापस, बिंदु P से बिंदु Q की ओर क्या आ रही है कार, तो ऋणात्मक चिन्ह तो किसको बता रहा है दिशा को, और 120 मीटर किसको बता रहा है परिमाण को, 120 मीटर किसको बता रहा है परिमाण को। तो बेटा ये क्या हो गया विस्थापन, यानी विस्थापन क्या होता है किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई क्या कहलाता है विस्थापन। और विस्थापन क्या होती है एक सदिश राशि भी होती है, क्लियर। तीसरी स्थिति की बात करते हैं, तो डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब देखो वो मूल बिंदु से चली और मूल बिंदु पर ही वापस आ गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ 0 माइनस 0, तो आपके पास कितना आ रहा है 0 मीटर, तो विस्थापन क्या आ रहा है 0 मीटर, क्लियर। अब यहाँ से अपन को तीन बातें सीखने को मिल रही है, क्या मिल रही है कि जब कार बिंदु O से बिंदु P पर जाती है तो आप देखो विस्थापन भी कितना आ रहा है 360, विस्थापन भी कितना आ रहा है 360, और आपके पास दूरी भी कितनी आ रही है बेटा 360। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, यानी दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, पहली बात तो ये आई। दूसरी बात क्या आ रही है, इधर देखो जब कार बिंदु O से बिंदु P पर जाती है फिर P से Q पर आती है, क्लियर। तो उस स्थिति में देखो दूरी कितनी आ रही है 480, और जबकि विस्थापन आपके पास कितना रहा है -120, कितना रहा है -120। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो दूरी है, तो जो दूरी है वो ग्रेटर देन है किसके विस्थापन के। पहली स्थिति में बताया था कि दूरी बराबर है किसके विस्थापन के, और दूसरी स्थिति में क्या रहा है कि दूरी इज ग्रेटर देन है विस्थापन के, यानी दूरी का मान ज्यादा है किससे विस्थापन से। अब तीसरी स्थिति में बात करते हैं, जब कार बिंदु O से जाती है और बिंदु O पर ही वापस आ जाती है, तो बेटा इस स्थिति में देखो आपके वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ रही है 320 मीटर, और जबकि विस्थापन का मान क्या आ रहा है 0, विस्थापन का मान क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन का मान 0 हो सकता है, लेकिन समय के साथ दूरी का मान हमेशा बढ़ता है, तो दूरी का मान देखो लगातार बढ़ रहा है, और जबकि विस्थापन का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो आपने तीन बातें सीखी कि विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है और दूरी के बराबर हो सकता है, क्लियर आ गई बात समझ में। अब यहाँ से पूरा जो अपन ने आज डिस्कस किया है, तो इससे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या है विस्थापन क्या है। तो अब दूरी और विस्थापन के बारे में देखते हैं। तो देखो बेटा अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो इससे अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखो दूरी और विस्थापन के बारे में आप बात करते हैं जो भी अपन ने सीखा है। तो सबसे पहले इधर देखो दूरी और मैंने इधर लिख दिया विस्थापन, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इसकी परिभाषा, तो देखो दूरी की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है दूरी। जबकि विस्थापन क्या होता है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ के अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के मध्य की
सीधी लंबाई। क्लियर बेटा? तो विस्थापन आपके पास क्या है? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ के अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई, और जबकि दूरी क्या है आपके पास? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। अच्छा, दूसरी बात, यदि इसके मात्रक की बात करें तो देखो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ऐसा ही मात्रक। इसी प्रकार यदि विस्थापन की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन क्या है बेटा? एक तरह की क्या है? पथ की लंबाई है, दूरी है, तो इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक भी क्या आ गया आपके पास में? मीटर। यदि विमा की बात करें तो विमा क्या आ जाएगी? दूरी की विमा क्या होगी आपके पास में? L1। इसी प्रकार यदि विस्थापन की विमा की बात करें उसका विमा क्या होता है? L1। क्लियर बेटा? तो ये तो दूरी और विस्थापन के बारे में क्या बेसिक जानकारी है कि इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन क्या होता है एवं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर एक और बात आती है इसमें, यदि आपसे कोई पूछ ले कि दूरी एवं विस्थापन में कोई भी 4 अंतर बताओ या 5 अंतर बताओ, तो वो डिफरेंस क्या है? तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिए उसी से आप समझ जाओगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखो, पहले तो इसकी परिभाषा क्या है कि दूरी की परिभाषा क्या है और विस्थापन की परिभाषा क्या है। तो पहला अंतर तो यही है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा आपके पास आया था अभी एग्जाम्पल जो दिया था कि जो दूरी का मान है, तो दूरी हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल हो सकती है किसके? विस्थापन के। यानी जो दूरी का मान है वो विस्थापन के बराबर या फिर उससे ज्यादा होता है। जबकि यदि विस्थापन की बात करें तो जो विस्थापन का मान है, विस्थापन का मान वो लेस देन एंड इक्वल होता है किसके? दूरी के। क्लियर? एक तीसरा जो डिफरेंस आया था, तो दूरी क्या आई थी अपने पास? एक अदिश राशि आई थी। इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक पथ की लंबाई होती है और पथ की लंबाई में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जबकि विस्थापन में क्या होता है कि अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो विस्थापन क्या था आपके पास में? एक सदिश राशि। चौथे अंतर की बात करें, चौथे अंतर की बात करें तो दूरी का मान, दूरी का मान समय के साथ बढ़ता है, जबकि विस्थापन में यह जरूरी नहीं। आपने क्या देखा? अभी एग्जांपल दिया था कि दूरी का मान समय के साथ में लगातार बढ़ रहा था, लेकिन विस्थापन का मान नेगेटिव भी आ रहा था और शून्य भी आ रहा था। क्लियर आ गई बात समय? तो दूरी का मान समय के साथ में हमेशा बढ़ता है, लेकिन विस्थापन में ये कोई जरूरी नहीं है। दूरी का, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और दूरी से कम भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये 4 डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में। तो बेटा अब अच्छी तरह से आप क्लियर हो गया होगा आपको कि दूरी क्या होती है एवं विस्थापन क्या होता है। क्लियर? इसके बाद दूरी और विस्थापन में कुछ एग्जांपल लेते हैं कि बेटा दूरी एवं विस्थापन में जो भी एग्जांपल है उनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। इससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। थैंक यू।